हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 24 हमारी हिंदी ग्रामर की पुस्तक में से हिंदी व्याकरण का ये चैप्टर जो है इसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जिसको हम अंग्रेजी में पंक्चुएशन कहते हैं। विराम विराम का मतलब होता है रुकना। तो जब हम बोलते हैं तब हम बीच बीच में सांस लेने के लिए रुकते हैं। उसी प्रकार से लिखते वक्त भी विराम चिन्हों का लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। जब हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तब बीच बीच में थोड़ी देर रुक जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कैसे मैं बीच बीच में समय समय पर एक प्रॉपर अंतराल के बाद मैं थोड़ा गैप लेता हूँ, यानी कि पॉज लेता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ। तो ये जो बोलते समय इस प्रकार के रुकने की प्रक्रिया को लिखित भाषा में स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम बोलते हैं तब तो हम अपने आप वहाँ पे विराम ले लेते हैं, रुक जाते हैं वहाँ पर, लेकिन जब हम रिटर्न लिखते हैं लिखित भाषा के रूप में भी हम बीच बीच में हमें अंतराल लेना पड़ता है, बीच बीच में हमें विराम चिन्ह लगाकर कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। तो रुकने के लिए जिन चिन्हों का यूज किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? विराम चिन्ह। बच्चों, आपने सड़क पर चलते समय ध्यान दिया होगा कि ट्रैफिक लाइट लाल और हरी बत्ती के द्वारा रुकने और चलने का संकेत देती है, जिससे वाहन सुचारू व व्यवस्थित रूप से चल सके। ठीक उसी प्रकार जैसे हमें जो लाइट रहती है वो कब चलना है, कब रुकना है, सब सही तरीके से चलता रहे, इसके बारे में हमें वो लाइट्स बताती हैं। वैसे ही जब हम बोलते हैं और लिखते हैं वहाँ पर भी सब कुछ ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से, यानी कि एक प्रॉपर अरेंज्ड वे में सब कुछ चलता रहे, इसके लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो विराम का मतलब होता है रुकना और चिन्ह का मतलब होता है संकेत, यानी कि सिंबल ऐसा। तो विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा का भाव स्पष्ट होता है। तो जैसे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो विराम चिन्ह जो है वो भाषा के भाव को प्रकट करने में स्पष्टता दर्शाता है। वाक्य बोलते समय हमारा बोलने का तरीका विराम चिन्हों पर ही निर्भर करता है। जैसे कि मारो मत छोड़ो। अब यहां पर देखिए आप, अगर हम ऐसा बोले मारो मत छोड़ो, तो यहां पर मारो मत के बाद हमने कोमा लगाया है लिखते वक्त, तो मतलब बोला जा रहा है पर मारो मत छोड़ो, यानी कि छोड़ दो उसे। लेकिन यहीं पर जब हम ऐसा करेंगे, देखिए इसको मारो के बाद कोमा लगाएगा, मारो मत छोड़ो, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ पर मारने से रोका जा रहा है और यहाँ पर मारने के लिए कहा जाता है, कहा जा रहा है मारो मत छोड़ो, यानी कि छोड़ो नहीं मारो। पहले वाक्य में मारो मत के बाद लगा है, इसका अर्थ है मत मारो छोड़ दो। दूसरे वाक्य में क्या कहा गया है कि मारो छोड़ो मत, किसे मारो छोड़ो मत। तो दोनों वाक्य जो हैं विराम चिन्ह के द्वारा इनका जो मतलब है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। तो विराम चिन्ह जो है हम कह सकते हैं कि विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो विराम यानी कि जो रुकने की जो हमारी जो सेंटेंस बोलते वक्त हम बीच में जब रुकते हैं, पॉज लेते हैं, उसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों के बारे में हम देखेंगे। आप यहाँ जो देख रहे हैं फुल स्टॉप कहा जाता है जिसको, उसको हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, वो यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है। फिर अल्प विराम जिसको हम कोमा कहते हैं वो ये रहा। अर्ध विराम जिसको हम सेमीकोलन कहते हैं इंग्लिश में, वो ये रहा। और प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क जो कि ऐसे ही लगाया जाता है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। विस्मय चिन्ह जिनको हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, ये दोनों में ही सिमिलर तरीके से लगाया जाता है। देखिए, निर्देशक चिन्ह की बात की जाए तो ये जो आप देख रहे हैं चिन्ह, इसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। और उद्धरण चिन्ह आगे जो आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। ये देखिए आपके सामने है सब योजक चिन्ह है। और ये इन्वर्टेड कोमास जिसको हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, इन्वर्टेड कोमास। योजक चिन्ह जिसे हम हाइफन कहते हैं और निर्देशक चिन्ह जिसे हम डैश कहते हैं। लाघव जिसको हम एब्रिवेशन साइन भी कहते हैं, वो ये रहा। तो अब आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और। पूर्ण विराम की बात की, जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, यानी कि जहां पर वाक्य बिल्कुल पूरा हो जाता है, जैसे कि सेंटेंस इज कंप्लीट, वहां पर पूर्ण विराम लगता है। देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम ये रहा, मैं रोज स्कूल जाता हूं, पूर्ण विराम लग गया। अल्प विराम की बात करें तो ये रहा अल्प विराम यानी कि कॉमा। वाक्य बीच में जब थोड़ा रुकते हैं तब वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब आप बोलते वक्त बीच में थोड़े समय के लिए रुकते हैं, जैसे कि सुलेखा
बड़ी सभ्य, सुंदर और सुशील लड़की है। लता, आशा और उषा अच्छा गाती हैं। अब इनके बीच में देखिए कोमा लगाया गया है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा में अनेक स्थानों पर किया जाता है, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि एक ही श्रेणी के शब्दों को अलग अलग करना, जैसे कि नाम दिए गए बहुत सारे, उनको अलग अलग करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। हाँ या नहीं पर बल देने के लिए, हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, तो हाँ या नहीं बोलते वक्त भी हम इसको लगाते हैं। संबोधन के बाद किसी को हम एड्रेस करते हैं, भाई साहब, बहन जी, अध्यापक श्री एटसेट्रा। दो उपवाक्यों के बीच में जब दो वाक्यों को जोड़ा जाए, ना तो तुम्हें पढ़ाई की चिंता है और ना समय की, ऐसे कैसे जीवन चलेगा। यहाँ पर दो वाक्य जो हैं उनके बीच में विस्मय सूचक के बाद अजी कहाँ चले। विस्मय सूचक यानी कि विस्मयादिक बोधक, आप जानते हैं शब्द जो रहते हैं, जैसे कि अजी, अरे, ऐसे शब्द जो कि एक्सक्लामेटरी, जिनको हम बोलते हैं एक्सक्लामेशन, तो ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। जो अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। अर्धविराम की बात की जाए, अर्धविराम जिसको इस प्रकार से हम लगाते हैं, पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप पूर्ण विराम आपको पता है क्या होता है, फुल स्टॉप, तो पूर्ण विराम से थोड़ा ज्यादा, पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए हम अर्धविराम का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग कहां होता है, आपको ये चीज याद रखनी है कि पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो तो हम अर्धविराम का यूज करते हैं। जैसे कि मैं अकेला ही जा रहा था, वहीं ये मिल गए। मैं अकेला ही जा रहा था, वहीं ये मिल गए। पापा ने टीवी बंद कर दिया, अब मत चलाना। तो यहां पर हमने यूज किया है अर्धविराम का। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग वहां होता है जहां पर प्रश्न पूछा जाता है। तो कोई भी प्रश्न रहता है, तुम कहां जा रहे हो, तुम कौन सी जगह पर रहते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जहां पर प्रश्न पूछा जाए वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं विस्मय सूचक चिन्ह की। विस्मय सूचक चिन्ह जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे कि हर्ष, शोक, घृणा, कष्ट आदि, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क जो रहता है उसको हम कहाँ उपयोग करते हैं, जैसे कि भावनाओं को, अपनी भावों को प्रकट करते हैं। जैसे कि छी कितनी मक्खियां हैं, तो यहाँ पर छी के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह आ गया। अरे राम, कोई तो इसे बचाओ, तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह की बात करें, ये जो आप देख रहे हैं, किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण या कथन स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, उसके कोई निर्देश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, या फिर कोई उदाहरण दे रहे हैं किसी के टाइप, जैसे कि काल के 3 भेद हैं, तो बीच में आप जानते हैं ये हम लगाते हैं। तो ये है हमारा निर्देशक चिन्ह। हिंदी कथा के सम्राट कौन है, मुंशी प्रेमचंद को अपनी माँ का प्यार न मिल सका, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है। योजक चिन्ह की बात करते हैं। दो शब्दों के बीच कुछ संबंध या विभक्ति लोप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि दो शब्द जैसे कि जो आपस में काफी मिलते जुलते हो, यानी कि जैसे हम बोलते हैं भाई बहन, पाप पुण्य, सत्य असत्य, दाल चावल, रोटी सब्जी एटसेट्रा, तो ऐसे शब्दों में योजक चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमास, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इखरा उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये दोनों इंग्लिश में आप भली भांति जानते हैं इनको। विशेष पुस्तक, व्यक्ति, पाठ या वस्तु के नाम को उद्धृत करने के लिए इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर इसका यूज होता है, किसी पुस्तक का, किसी व्यक्ति का, पाठ या वस्तु के नाम को बताने के लिए। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, बापू। नवभारत टाइम्स हिंदी का सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र है। दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ यूज किया जाता है, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए। अब दोनों में आप यहाँ पर आसानी से फर्क समझ सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को यानी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं और वो विशेष है काफी, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप उसको डाल सकते हो। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के द्वारा, आप जानते हैं ना, नरेशन की बात करें, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट स्पीच जब हम बताते हैं तो उसमें हम जैसे कि तैसे, यानी किसी व्यक्ति ने बात कैसे कही है उसको वैसे का वैसे ही हम बता देते हैं।
तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए, गांधी जी ने कहा, अब गांधी जी ने जो कहा था वही सेम चीज हम अगर बता रहे हैं, हम अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, गांधी जी ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है, लेकिन ये इनडायरेक्ट में हो गया। लेकिन अगर हम गांधी जी के ही शब्दों में इसको व्यक्त करेंगे तो गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, तो यहाँ पर कॉमा लेंगे और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पर भी उनके द्वारा कहे गए शब्द जो हैं सेम टू सेम यहाँ पर दर्शाए गए थे, तो वहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज होगा। अगला जो है हमारा लाघव चिन्ह, ये जो आप देख रहे हैं इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। संक्षेप सूचित करने के लिए किसी शब्द को पूरा ना लिखकर उसके प्रथम अक्षर के नीचे ये लगा दिया जाता है, इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि आप देखिए, हम जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखने के बजाय हम ये लिखेंगे, प लिख के ऊपर बिंदी आ गई, पंडित वाला ऊपर ना आ गया और नीचे हमने लाघव चिन्ह लगा दिया है। अब डॉक्टर के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं, डॉक्टर, तो नीचे लाघव चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब हम डा को डॉक्टर के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो ये था हमारा हिंदी का पार्ट विराम चिन्ह। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।